नमस्कार, मैं अर्पिता डीडी बिहार के हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दर्शकों, आँखें हमारी अनमोल है, हमारे जीवन का उजाला इन्हीं आँखों से है। हमारी आँखें बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी होती हैं, इसलिए इनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और कई बार बड़ी गंभीर बीमारियां आँखों में हो जाती हैं, जैसे कि मोतियाबिंद, या फिर बदलते मौसम के साथ भी बहुत सारी बीमारियां हमारी आँखों में होने लगती है। तो इन समस्याओं पर आज हम बातचीत करेंगे इस अंक में, और साथ ही साथ आपके तमाम सवालों के जवाब भी देंगे। स्टूडियो में हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद है। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करवाते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर अमित राज जी। आपका बहुत बहुत कार्यक्रम में स्वागत है। दर्शकों, आपको बता दें कि पटना एम्स में नेत्र रोग विभाग में विभागाध्यक्ष हैं और साथ ही साथ लंबे वक्त से काम कर रहे हैं। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले दर्शकों को अपना टोल फ्री नंबर नोट करवा देते हैं। दर्शकों, फ़ोन उठाइए और हमारा टोल फ्री नंबर नोट कर लीजिए। टोल फ्री नंबर है 1800-3456-171। आपके जो भी प्रश्न हैं आप इस कार्यक्रम में रखिए, डॉक्टर साहब मौजूद हैं, आपके तमाम सवालों के जवाब ज़रूर देंगे। सबसे पहले आपसे हम सवाल लेंगे डॉक्टर साहब। जैसा हम सभी जानते हैं, गर्मियों का मौसम है और जो सबसे बड़ी समस्या आती है आँखों में जलन की समस्या आती है, और कई बार जलन के साथ हम देखते हैं कि थोड़ी खुजली आँखों में होने लग जाती है। तो गर्मी के मौसम में ख़ास तौर पर ये समस्या क्यों होती है, इसका इलाज क्या है? सबसे पहले डीडी बिहार के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार और अभिनंदन। गर्मियों में बच्चों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जिसको कि हम लोग एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, या स्प्रिंग कटार। स्प्रिंग जैसे नेम सजेस्ट ये करता है कि मतलब स्प्रिंग सीजन में ये बढ़ना शुरू होता है, स्पेशली पॉलेंस, डस्ट, इससे बढ़ता है। कुछ एडल्ट्स में भी होता है, लेकिन मोस्टली ये बच्चों में इस समय एलर्जी बढ़ जाती है। कुछ बच्चों में ये सालों भर चलती है और कुछ बच्चों में गर्मियों के समय ये मैक्सिमम हो जाता है। जी बिल्कुल। तो जैसा आप बता रहे हैं कि ये बच्चों में ज़्यादा होता है, गर्मियों में ज़्यादा दिक्कत होती है, तो इसका इलाज क्या है? मतलब अगर अस्पताल में जाकर इलाज करवाना हो तो क्या सुविधा है, ख़ास तौर पर पटना एम्स में, और घर पर रहकर क्या इलाज हो सकता है? इसका इलाज सबसे पहले तो अवॉइडेंस है, कि मतलब उससे बचना है, अवॉइडेंस ऑफ एलर्जेंस। मतलब स्पेशली धूप में ज़्यादा नहीं निकलना, मे बी गॉगल्स यूज कर सकते हैं, सन ग्लासेस, जो कि यूवी प्रोटेक्शन के लिए हेल्पफुल होता है। दूसरा ये है कि स्पेशली ठंडे पानी से, बर्फ़ से स्पेशली सेक सकते हैं आँखों को। और कुछ दवाएं आती हैं जो कि जिसको दिया जा सकता है नेत्र रोग विशेषज्ञ के सुपरविज़न में, और उसी के अनुसार फिर इसका ग्रेड वाइज मैनेजमेंट है। मोस्टली ये सेल्फ लिमिटिंग होता है, इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। समय के साथ स्पेशली गर्मियों के बाद ये कम हो जाता है। कुछ ही बच्चों में ये सालों भर रहता है, उसका भी एक दर्शक हमसे बातचीत करना चाहते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मैं ललन मिश्रा। जी बताइए मिश्रा जी, क्या प्रश्न है आपका? रक्सौल से बोल रहा हूँ। जी बताइए। प्रश्न यही है कि हमारी पत्नी के एक आंख में पहले मोतियाबिंद हुआ था। अच्छा। उसके बाद डॉक्टर साहब उसी समय दिए थे कि फिर इसमें मोतियाबिंद हो जाएगा। अच्छा। तो अभी इनके आंख में भारीपन रहता है और दिखाई कम पड़ता है। इसके लिए कंफर्म हम कहाँ हुए, उसके बाद ऑपरेशन कहाँ कराएं? जी डॉक्टर साहब। ललन मिश्रा जी, आप एज बता सकते हैं, उम्र बता सकते हैं अपनी पत्नी का? जी लगता है उनकी आवाज़ कट गई है। 47 ईयर। जी। तो मोस्टली ये इसको हम लोग सेनाइल कैटरैक्ट कहते हैं, जिसमें कि मोस्टली 40 के बाद होता है। तो एक बार एक आंख का मोतियाबिंद हो गया तो जनरली ये होता है दोनों आंखों में, तो कुछ न कुछ मे बी दूसरी आंख में भी होगा, तो अब उसमें भी रोशनी में दिक्कत आने लगी, तो इसकी सर्जरी करानी है। और किसी भी आप अस्पताल में जो नियरेस्ट नेत्र रोग का अस्पताल है वहाँ पे करा सकते हैं, या फिर आप एम्स पटना में आ सकते हैं, इसकी इलाज की सुविधा उपलब्ध है। बिल्कुल। तो मोतियाबिंद पर सवाल आया, तो क्यों ना इसी पर आगे की चर्चा कर ली जाए। मोतियाबिंद किस तरह की बीमारी है, लक्षण क्या क्या हैं? अगर किसी की आंख में मोतियाबिंद हो रहा है तो कोई व्यक्ति कैसे मालूम करे कि उसे मोतियाबिंद है, और फिर इसके इलाज की प्रक्रिया क्या कुछ है?
मोतियाबिंद है जो हमारा जो लेंस होता है आँख के अंदर, जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। जब वो उसका ओपेसिफिकेशन होना शुरू होता है, उसके बहुत सारे कारण हैं, मोस्टली एज के अनुसार, जिसको हम लोग सेनाइल कैटरैक्ट बोलते हैं, या कुछ बच्चों में भी कंजेनिटल कैटरैक्ट होता है, या फिर कुछ बीमारियों के साथ जल्दी होता है, या फिर किसी को चोट लग गई उससे भी मोतियाबिंद हो सकता है। मोस्टली सेनाइल कैटरैक्ट में एक तो रोशनी कम हो जाती है, दूसरी है कि कभी कभी डबल दिखना शुरू हो जाता है और रोशनी में दिक्कत आने लगती है, जिसको हम लोग ग्लेयर बोलते हैं, ये हो सकता है। तो उसका इलाज मोस्टली सर्जिकल होता है। पहले हम लोग चश्मा उसको प्रेस्क्राइब करते हैं, यदि चश्मे से भी रोशनी नहीं बढ़ रही है तो उसका ऑपरेशन करना होता है। ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो पटना एम्स में अगर कोई व्यक्ति ऑपरेशन करवाना चाहता है मोतियाबिंद का, तो उसे क्या सुविधाएं मिलेंगी अस्पताल की तरफ से, और कितने समय लगता है ऑपरेशन के होने में, सारी डिटेल बताइए दर्शकों को। ऑपरेशन की सारी सुविधा उपलब्ध है और सबसे एडवांस मशीनों में से एक अवेलेबल है हमारे एम्स पटना में। लेकिन जो लोग गरीब हैं, बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन के हैं, जो आयुष्मान कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए भी सुविधा उपलब्ध है। उनकी पूरी तरह से फ्री इलाज संभव होती है। और दूसरा एक जो बच्चों का कैटेगरी जो हमने बताया था कंजेनिटल कैटरैक्ट, वो एक तरह का हैंडीकैप, बच्चों को हैंडीकैप्ड बना देता है कि उनकी बचपन से रोशनी नहीं रहती है, तो होल लाइफ के लिए वो बर्डन है समाज पे, परिवार पे। तो उसके लिए एक भारत सरकार की योजना है जिसको हम लोग बोलते हैं RBSK, राष्ट्रीय बाल सुरक्षा योजना। डॉक्टर साहब, इस जानकारी को आगे जारी रखिएगा। एक दर्शक है, पहले उनसे बातचीत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नाम क्या है आपका? धनंजय पांडे। जी धनंजय जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? सिवान बिहार से। अच्छा, बताइए क्या सवाल है आपका? हमारा उम्र उसका जी, मोतियाबिंद। माफ कीजिए, आपकी आवाज़ ठीक से हम तक नहीं पहुंच पा रही। आप प्रश्न दोबारा से कर सकते हैं? हाँ ठीक। धनंजय जी, कुछ बातें मुझे समझ में आई। आपके बच्चे को कहीं पर इलाज दिखाने के बाद बताया गया है कि मोतियाबिंद है, तो आप एम्स में आ सकते हैं। उसको डिटेल हम लोग इवैल्यूएशन करेंगे, कि जांच करेंगे। उसके बाद यदि ऑपरेशन की ज़रूरत होगी तो ऑपरेशन किया जाएगा। और RBSK में कोई भी बच्चे को लिया जाता है। आयुष्मान कैटेगरी में है कि जो आयुष्मान में आते हैं, लेकिन जो भी बच्चों को जो मोतियाबिंद है उसका का फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज किया जाता है राष्ट्रीय बाल सुरक्षा योजना के अंतर्गत। बहुत अच्छा, यानी कि जिन बच्चों की आंखों की रोशनी एकदम नहीं है, उन बच्चों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उनका इलाज होगा पटना एम्स में। और इस बारे में और भी हमारे दर्शकों को बताइए। जैसे आपने बताया पहला ये कि जो BPL परिवार है, मोतियाबिंद का इलाज उनका फ्री में होगा। और जो बच्चों का आपने बताया कि जिन बच्चों की आयुष्मान कैटेगरी में आते हैं, आयुष्मान कैटेगरी में, उनको भी मुफ्त में सुविधा अस्पताल में मिलेगी। काला मोतियाबिंद की भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। नॉर्मल मोतियाबिंद से काला मोतियाबिंद कैसे अलग है और इसके लक्षणों की पहचान कैसे होगी? हाँ, ये लोगों में भ्रांतियाँ होती है कि उजला मोतिया और काला मोतिया दोनों एक है। ऐसा नहीं है। काला मोतिया, जिसे हम लोग ग्लोकोमा कहते हैं, ये नस की बीमारी है, ऑप्टिक नर्व, जिसका कि डीजेनरेशन हो जाता है, सूख जाती है। तो और इसका लक्षण कभी कभी ये होता है कि एसिम्प्टोमेटिक होता है, कोई लक्षण नहीं। इसीलिए हम लोग इसको इसका नाम है स्निक थिफ ऑफ विजन, मतलब चुपके से आपकी रोशनी को चुराना। इसमें करीब आपकी 40% रोशनी जाने के बाद ही आपको पता चलता है कि आपकी रोशनी जा रही है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसमें ग्लोकोमा का डायग्नोसिस होता है जी। कभी कभी है एक दूसरी वैरायटी जिसको एंगल क्लोजर ग्लोकोमा कहते हैं, वो बहुत पेनफुल होता है और साथ में कभी हेडेक हो है, वोमिटिंग होता है। तो ऐसे लोग जल्दी डॉक्टर के पास आते हैं, तो उसके बाद उनका इलाज किया जाता है। जी, इसके इलाज पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। एक दर्शक है, उनसे बातचीत करते हैं। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अपना नाम बताइए सबसे पहले। जी मैम, मेरा नाम हुआ अनिता देवी।
जी अनीता जी, सवाल रखिए कार्यक्रम में। समस्तीपुर से हैं। जी जी। तो कहने का मतलब है कि मतलब मेरे आँख में जो है ना, तो लगता है कि सूजन हो गया है। लगता है। आप अनीता जी, आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही है, एक बार दोबारा अपना प्रश्न दोहराएंगे? तो आएंगे, मतलब तो आँख में सूजन है और तो इंजेक्शन पर फिर माफ कीजिए, आपकी आवाज़ हमें नहीं समझ में आ रही है, आपका प्रश्न क्लियर नहीं समझ पा आप रहे हैं। नज़दीक के नेत्र अस्पताल में, या फिर यदि आप एम्स के पास हैं या फिर एम्स आ सकते हैं तो यहाँ नेत्र रोग विभाग में आप दिखाइए और डिटेल से जांच की जाएगी, उसके बाद उसका इलाज बताया जाएगा। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब जी ने आपको बता दिया है कि कोई बात नहीं, अगर आपका प्रश्न यहाँ हम नहीं सुन पाए तो आप अस्पताल आइए, आपका सीधे वहाँ पर हम जांच करेंगे और वहाँ सीधे आपका इलाज भी होगा। डॉक्टर साहब, आगे भी हम लोग चर्चा करते हैं। आपने काला मोतियाबिंद के बारे में बहुत अच्छे से बताया। अब ये बताइए कि उसका इलाज कैसे होता है, और ख़ास तौर पर जो ग्रामीण हैं, जो सुदूर इलाकों के लोग हैं, उनके लिए बहुत कठिन होता है अस्पताल तक आना जाना, और जब आँख बन जाती है उसके बाद देखभाल करना, तो इस प्रोसेस के बारे में ठीक से बताइए। काला मोतिया, जैसा हमने बताया कि कम से कम 40% रोशनी जाने के बाद ही मरीज को ये एहसास होने लगता है कि कुछ रोशनी उसकी कम हो रही है, फील्ड ऑफ विजन जिसको हम लोग बोलते हैं, वो कम होते हैं। तो मोस्टली ये सिम्टोमेटिक होता है, जिसमें कि कोई सिम्टम, पेशेंट को कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन जब आप रूटीन चेकअप के लिए जाते हैं, उसमें सबसे जिनको काला मोतिया होने का संभावना है, सबसे पहले एज है, एज मोर देन 40। कोई भी आदमी जो 40 से ऊपर का है उसको होने की संभावना है। किसी को मायोपिया, मोटा चश्मा लगाता है, या फिर डायबिटिक है, या फिर कभी आँख में चोट लगी है, या फिर किसी ने लंबे समय तक स्टेरॉयड जैसी दवा का उपयोग किया है, तो ऐसे लोगों को नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास दिखाना चाहिए या फिर हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए। उसका जो काला मोतिया है उसका 2 फॉर्म होता है, जो हमने अभी बताया, ओपन एंगल ग्लूकोमा और एंगल। जो पहला वेराइटी है जो कि ज़्यादा कॉमन है, ओपन एंगल ग्लूकोमा, उसमें दवा से मेनली इलाज किया जाए। जब लास्ट स्टेज में जब एंटी ग्लूकोमा मेडिसिन नहीं काम करता है, दवा नहीं काम करती है, तब उसका सर्जिकल मैनेजमेंट होता है। लेकिन जो दूसरी वेराइटी है एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, उसके लिए हम लोग पहले लेजर करते हैं और उसके बाद उसकी सर्जरी करते हैं। मोतियाबिंद से पीड़ित जो लोग हैं, जब उनका ऑपरेशन हो जाता है तो कितना वक्त लगता है उनको दोबारा से कि वो प्रॉपर देख पाएँ, ठीक से देख पाएँ, और देखभाल की कितनी ज़रूरत होती है? क्योंकि जहाँ तक हम देखते हैं उनकी आंख में एक मोटा सा काला चश्मा होता है, डॉक्टर्स काफ़ी कुछ उनको सलाह देते हैं, तो आप भी थोड़ी सी दर्शकों को जानकारी इस बारे में दीजिए। अच्छा प्रश्न है अर्पिता जी। इसमें सबसे ज़्यादा ये समझने की ज़रूरत है, जो काला मोतिया है वो नस की बीमारी है। जितनी रोशनी आपकी लॉस्ट हो गई वो लॉस्ट हो गई। इसका काला मोतिया का मैनेजमेंट का इसका जो मेन थीम है कि जो भी रोशनी आपकी बची है, जो भी ऑप्टिक नर्व आपके वायबल हैं, उसको प्रिवेंट करना, उसको आगे फर्दर प्रोग्रेस रोकना, या फिर उसका जो प्रोग्रेशन है उसको स्लो करना। तो इसी के लिए ये दवाएं हैं, या फिर लेजर है, या फिर सर्जरी है, जो कि लास्ट स्टेज में किया जाता है। जनरली इसमें मोटा चश्मा जो आप बता रहे हैं, ये पहले जो कैटरेक्ट, उजला मोतिया का ऑपरेशन होता था, उसमें जब इंट्राओकुलर लेंस नहीं लगाया जाता था तब उसके लिए मोटा चश्मा लगाया जाता था। तो इसमें जितनी रोशनी है उतनी ही रोशनी दिखेगी। काला मोतिया के ऑपरेशन के बाद रोशनी बढ़ती नहीं है। काला मोतिया के बाद ऑपरेशन के बाद रोशनी लगभग सेम रहेगी, बट ये आगे जो फर्दर प्रोग्रेशन होना है वो रुक जाती है। चलिए, बहुत अच्छे से जानकारी डॉक्टर साहब दे रहे हैं दर्शकों को। और थोड़ा सा ये भी हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो मोतियाबिंद है उस वक्त डॉक्टर आपको बाकायदा कुछ चीज़ों की जानकारी देते हैं, जैसे कि डॉक्टर साहब ने पहले भी बताया कि आपको धूप में नहीं निकलना है, धूल के कणों से बचना है, तेज़ रोशनी से बचना है। तो इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो ऑपरेशन के बाद आपकी आँखें ठीक ठाक रहेंगी और आप जल्दी से जल्दी ठीक हो पाएंगे। चर्चा को आगे बढ़ा
बढ़ाते हैं हम लोग, थोड़ा सा ये स्टाई क्या होता है? जैसे हमने देखा है कि ये समस्या गर्मी के दिनों में ही होती है, पहले भी हमने एक प्रश्न किया था इस बारे में। ये जो आँखों के ऊपर गांव में हमने देखा है, शहरों में भी देखा है कि एक मोटा सा दाने की तरह हो जाता है और कई बार पस भी भर जाती है, दर्दनाक भी होता है। स्टाई पेनफुल कंडीशन है जो कि इन्फ्लामेशन होता है, हम लोग साइंटिफिक वर्ड जो बोलते हैं जैश ग्लैंड का, स्पेशली लीड में जो हमारी पलकें होती है उसका इन्फेक्शन होता है। तो इसका इलाज एंटीबायोटिक दिया जाता है और साथ में एंटी इन्फ्लेमेटरी जो पेन के लिए, दर्द के लिए, साथ में कुछ आँखों में और एंटीबायोटिक जो टॉपिकल मोड में देते हैं। लेकिन इसका जो कारण है, कभी कभी कुछ लोगों को बार बार ये होती है, तो इसमें 2-3 कारण हो सकते हैं। एक तो किसी को रिफ्रैक्टिव एरर है, उसको साफ नहीं दिख रहा है बट वो बार बार अपने हाथों से ईचिंग कर रहा है, तो जिससे कि इन्फेक्शन होने के चांस रहता है, इसलिए ये उसमें दोबारा होता है। या फिर पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है किसी कारण से, मोस्ट कॉमन क्या है कि उसको डायबिटिक है उसके चलते, या फिर कुछ ऐसी दवाएं वो लगातार ले रहा है, स्टेरॉयड लंबे समय तक ले रहा है, ऐसे लोगों में स्टाई बार बार होता है, बार बार। तो इसके कारण पे हम लोग को जाना पड़ेगा। अदरवाइज मोस्टली ये सेल्फ रिजॉल्विंग होता है या फिर कुछ एंटीबायोटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी के बाद ये ठीक हो जाता है। एक दर्शक, उनसे बातचीत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, नाम बताइए अपना। सुरेंद्र रावत। जी सुरेंद्र जी, सवाल पूछिए। डॉक्टर से जानना चाहेंगे ये कलर ब्लाइंडनेस के बारे में विस्तृत से जानकारी चाहिए। बिल्कुल, कलर ब्लाइंडनेस के बारे में ये जानना चाहते हैं और मेरा भी प्रश्न था कि क्या कुछ होता है। जी डॉक्टर साहब। हाँ, कलर ब्लाइंडनेस जो है मोस्टली जन्मजात बीमारी होती है और ये आप ये भी कह सकते हैं कि फैमिली में भी रन करता है और इसका कोई इलाज संभव नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो कलर ब्लाइंड है उसके लिए आगे कोई रास्ता नहीं है। कुछ कुछ जो प्रोफेशन होता है, जो स्पेशली टेक्निकल प्रोफेशन कह सकते हैं, एयर फोर्स पायलट या फिर एयर फोर्स या कुछ कुछ और टेक्निकल जॉब, उसके लिए ये एलिजिबल नहीं होते। अदरवाइज कोई नॉर्मल एक्टिविटी में इनको कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है। दूसरा, इसमें जो एक और वैरायटी है एक्वायर्ड कलर ब्लाइंडनेस। एक्वायर्ड मतलब बाद में उसको कलर ब्लाइंडनेस, वो मोस्टली ग्लाकोमा के साथ या फिर कुछ मैकुलर प्रॉब्लम है उसमें कलर ब्लाइंडनेस होने का चांस रहता है। ऑप्टिक न्यूराइटिस जो नस में सूजन होती है उसमें हो सकता है, बट वो रिवर्सिबल होता है, वो इलाज के बाद वो पेशेंट नॉर्मल हो जाता है, उसको कलर ब्लाइंड नहीं रहता है। डॉक्टर साहब, इसी से मिलता जुलता सवाल है मेरा। जैसे कलर ब्लाइंडनेस होता है, ऐसे होता है नाइट ब्लाइंडनेस। कहते हैं कि कुछ लोग ख़ास तौर पे रात में कम दिखता है, रोशनी होगी तो दिखेगा, जैसे चांद की रोशनी है तो दिखा, लेकिन अगर कोई रोशनी नहीं है तो एकदम नहीं दिखता है। ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे समाज में, लोगों में। तो इसके बारे में बताइए, इसका उपचार क्या हो सकता है? नाइट ब्लाइंडनेस जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं रतौंधी, तो ये मोस्टली आप ये कह सकते हैं न्यूट्रिशनल डिफिशेंसी, विटामिन ए की डिफिशेंसी होती है और मोस्टली बच्चों में पाई जाती है। और ये मोस्टली एसोसिएटेड होता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। बच्चा जो बहुत कमज़ोर है उसमें होने के ज़्यादा चांस होते हैं। क्वासियोरकर मरासमस, बेसिकली जो बच्चे लो बर्थ वेट के होते हैं उनमें ये होने के ज़्यादा संभावना होती है। इसके जब ये एडवांस हो जाता है तो ये हमारी पुतली को ये गल जाती है, जिसको हम लोग क्रेटोमलेशिया कहते हैं। तो इसका इलाज पूरी तरह से संभव है। इसको डायरेक्ट इसमें विटामिन ए के ड्रॉप्स या फिर इंजेक्शन देते हैं, साथ में प्रोटीन सप्लीमेंटेशन देते हैं। जो दूसरा जो इसका ये है काउज है, वो मोस्टली कंजेनाइटल होता है, जेनेटिकल हो सकता है, जिसको कि हम लोग रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा कहते हैं, या फिर और भी कुछ फंडल डिस्ट्रॉफी। उसका इलाज संभव नहीं है अभी, बट जिसकी रोशनी कम हो जाती है उसको लो विजन एड के साथ में उसके लाइफ को बेहतर बनाया जा सकता है। जी बिल्कुल। एक और दर्शक हमसे बातचीत करना चाहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी और नजदीक के चीज को मैं अच्छी तरह से पहचान नहीं। बिल्कुल। और क्या चीज
थोड़ी सी आपकी आवाज़ ठीक से हम तक आपकी नहीं आवाज़ पहुंच पा रही है। क्लियर नहीं आ रही है, लेकिन जितना मैं समझ पाया आपको नज़दीक की चीज़ों को देखने में दिक्कत आ रही है। ये मोस्टली ये कॉमन कंडीशन है और ये रोग नहीं है जिसको हम लोग प्रेस बायोपिया कहते हैं। अराउंड 35 to 45 ईयर के एज में मोस्टली हमारा जो एकोमोडेशन है जिससे कि हम लोग नज़दीक की चीज़ें देखते हैं वो कम हो जाता है। उसको सप्लीमेंट करने के लिए नज़दीक का ग्लास देते हैं, कन्वेक्स लेंस देते हैं, उससे फिर ये ठीक हो जाती है। और जैसे जैसे एज बढ़ता है एकोमोडेशन कम हो जाता है, इसलिए ये नंबर चेंज होता जाता है। तो कोई भी नंबर ये परमानेंट नहीं रहता है, एक लेवल के बाद आपको इसको नंबर चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल, जिसको हम लोग दूरदृष्टि या निकट दृष्टि दोष कहते हैं। मतलब कई लोगों के साथ ये समस्या है जो कम उम्र के हैं कि उनको दूर का नहीं दिखता है, और जो ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं वो कहते हैं अक्सर कि हम सुई में धागा नहीं डाल पाते हैं। ख़ासतौर पर माताएं इस तरह के सवाल हमसे करती हैं। तो ये दोनों जो समस्याएँ हैं, वजह क्या है और वजह के साथ साथ इसका उपचार क्या हो सकता है? कम उम्र के बच्चों में मोस्टली जो उनको दूर का जो प्रॉब्लम होता है जिसको हम लोग मायोपिया बोलते हैं, तो उसमें ये है कि उनको पावर तो बढ़ता जाता है, उसका डिफरेंट लेवल है, लेकिन मोस्टली सिंपल मायोपिया होता है। ये प्रॉपर लेंस लगाने के बाद, प्रॉपर स्पेक्टिकल लगाने के बाद उनकी पूरी रोशनी आ जाती है और वो अपना डेली एक्टिविटी नॉर्मल कर सकते हैं। जो दूसरी वेराइटी जो आपने बताया, जो एज के बाद 40-50 के अराउंड जो अभी हम बता रहे थे कि प्रेस बायोपिया है, वो एकोमोडेशन कम होने के चलते होता है। उसके लिए नज़दीक का चश्मा दिया जाता है, प्लस लेंसेज जो कन्वेक्स लेंसेज प्रेस्क्राइब करते हैं। बिल्कुल, तो दर्शकों, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से आपको बता दिया है कि दोनों समस्याएं गंभीर नहीं हैं, दोनों में चश्मा आपको लग सकता है और समय के साथ जो चश्मे का नंबर है वो भी बदलता है। तो इसके माध्यम से आप अपनी ये समस्या को ठीक कर सकते हैं। लेकिन एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा है दर्शकों से बताते बताते कि क्या हम खान पान से भी जो हमारी कम रोशनी की समस्या है इसको क्या ठीक कर सकते हैं? इसका कितना योगदान है हमारे खान पान का हमारी रोशनी को ठीक करने में? खान पान का बहुत योगदान है, स्पेशली बच्चों में स्पेशली हरी सब्जियां, फल, दूध ये लेना चाहिए। और ये हमारे बेसिकली आँख की नसों के लिए और जो ये साइकिल होता है, पिगमेंट साइकिल होता है, उसके लिए भी ये हेल्पफुल है। बट अप्रिसिएबल ये नहीं कह सकते हैं कि आपने ये लेना शुरू कर दिया तो आपका चश्मा उतर जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ये हमारे आँखों के नसों के स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। एक कॉलर हमसे बातचीत करना चाहते हैं, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले नाम बताइए अपना। मेरा नाम मनोज पड़वाकर। जी मनोज जी, सवाल रखिए कार्यक्रम में। बोल रहे हैं, जल क्षेत्र ग्रामीण इलाका। अच्छा, बताइए क्या प्रश्न है आज आपका? मेरा प्रश्न ये है कि मैडम जो आवाज गूंज रहा है। जी, आपसे निवेदन है कि अपनी टीवी का जो वॉल्यूम है उसकी आवाज़ को आप कम कर लें तो आपकी आवाज़ ठीक से हम तक पहुंच पाएगी। अच्छा मैडम, ये कहना है कि अभी जो कि बच्चे जो मोबाइल चला रहे हैं ऑनलाइन स्टडी के माध्यम से, इसको क्या किया जाए? जी डॉक्टर प्रभाकर जी नमस्कार। और आपका प्रश्न बहुत ही अभी जो आप ये कह सकते हैं कि प्रिवेलेंट है। बच्चे स्पेशली कोविड टाइम में, कोरोना पीरियड में स्पेशली बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेज ये शुरू हुए, तो उसमें ये देखा गया कि बच्चे मोबाइल से एडिक्टेड होते हैं। जो भी कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से उनका कम से कम यूज होना चाहिए। और स्पेशली मोबाइल और आप ये कह सकते हैं टैबलेट, ये इसको अवॉइड ही करना चाहिए बच्चों को। कुछ कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं, लैपटॉप पे काम कर सकते हैं, बट फॉर ए फिक्स टाइम। और उसमें कुछ प्रिकॉशन लेना होता है जो 20-20 का है कि आप 20 मिनट के लिए काम कीजिए, उसके बाद रेस्ट कीजिए। एंड बेसिकली 20 इंच पे आपका मॉनिटर होना चाहिए और सेम हाइट पे होना है और फ्रिक्वेंट ब्लिंकिंग करना चाहिए। मतलब नॉर्मली जब हम कंप्यूटर पे काम करते हैं या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक, तो हमारा जो ब्लिंकिंग पैटर्न है वो कम हो जाता है। उसके चलते ड्राइनेस, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, ये सब सारी चीज़ें होने लगती है। तो उसको बेसिकली आप हैबिट को मॉडिफाई करके उसका समाधान कर सकते हैं। और कुछ लुब्रिकेटिंग ड्रॉप है जो कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से आप उसको
यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा कि अगर आपको अपनी आँखों का ध्यान रखना है, आप चाहते हैं कि लंबे वक्त तक आपकी जो आँखों की रोशनी है वो ख़राब ना हो, तो कोई भी आप गैजेट्स का जब इस्तेमाल करते हैं तो ध्यान से कीजिए। डॉक्टर साहब ने जो जो आपको बताया उस पर गौर कीजिए। और आजकल ये हमने भी देखा है कि बच्चों में ख़ास तौर पर आदत हो गई है कि लंबे वक्त तक, ख़ास तौर पर रात में देर तक गेम खेलते हैं और उससे उनको फिर चश्मा लग जाता है और वो फिर आगे बहुत परेशान होते हैं। तो आप बचिए और बच्चों को भी समझाइए, बच्चों में इस आदत को सुधारिए और समय समय पर, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा है कि रेस्ट लीजिए। जो लोग कामकाजी लोग हैं उनको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है। डॉक्टर साहब, आपने बदलते वक्त के साथ ये जो बदलती चीज़ें हैं इस पर बहुत अच्छे से हमारे दर्शकों को बताया। हम चाहते थोड़ी सी चर्चा को और हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आजकल हम देखते हैं कि आँखों में एक लालिमा की जब हम बात करते हैं, लालपन आँखों में आ जाना, साथ में पानी आना, और सोते वक्त भी हमने देखा है कि जब सोकर उठते हैं तो आँख के किनारे पर एक, जिसको हम कह सकते हैं, कुछ सफ़ेद सा पदार्थ हमारी आँख में निकलता है। तो ये तीनों चीज़ें कैसे होती हैं और उपचार के बारे में बताएं। इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है, मे बी आप कह सकते हैं पॉल्यूशन का इफ़ेक्ट हो सकता है। हमारे स्पेशली हमारे शहर पटना में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा डस्ट है जब हमारी आंखों में जाता है, तो वो एक विशियस साइकिल होता है जिससे क्रोनिक इरिटेशन, रेडनेस, वाटरिंग, ये सारा होता है। दूसरा जो वैरायटी है जो अभी हम बता रहे थे, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, ये मोस्टली बच्चों में होता है, एडल्ट में भी हो सकता है। और थर्ड जो वैरायटी है जो कि ड्राई आई, बहुत सारे लोगों में जो आंसू का कम बनना, कुछ तो ये होता है कि इडियोपैथिक, उसका कोई कारण नहीं है, या कुछ डिजीज़ के साथ में एसोसिएटेड है जिसमें ड्राई आई होता है, या फिर कुछ हमारी पलकों का भी सूजन होता है, उसमें भी ये ड्राई आई होता है। तो इसके चलते इस तरह के सिम्टम आते हैं, बट उसका इलाज संभव है। और मतलब अगर किसी को ये सब समस्याएं आती हैं, वो डॉक्टर से मिलता है तो बाकायदा इसके लिए ड्रॉप्स हैं, मेडिसिन हैं जिनको वो खाकर ठीक हो सकता है। और हैबिचुअल मॉडिफिकेशन हमें करने होते हैं जिससे कि इसका कम से कम दवाओं पे हमारा सिम्टम कम रहे, परेशानी कम हो। और क्या क्या वो आदतें हैं, क्या क्या वो चीज़ें हैं जिनको हमको सुधार करना चाहिए? हमारी आँखों की सेहत के लिए हमें क्या खास काम करने चाहिए? उसमें यदि आप कहेंगे तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि ओवर द काउंटर ड्रग, तो आप केमिस्ट की सलाह से कोई ऐसी दवा नहीं लें जो कि आप आंखों में डाल रहे हैं, या फिर बहुत सारे गुलाब जल और क्या क्या मैं नहीं जानता, लेकिन लोग आंखों में डालते रहते हैं। इससे बचें, क्योंकि आंखें अनमोल हैं और इसमें कुछ भी आप डाल रहे हैं तो ये, और बहुत ही कोमल भी हैं जो कि डैमेज कर सकता है, उससे बचना है। दूसरा है कि आपका समय समय पर आप नेत्र रोग विशेषज्ञ से मिलते रहिए, और उसमें सिर्फ ये नहीं है कि आप चश्मे के लिए के इलाज के लिए जा रहे हैं, उसमें बहुत सारी जो आँखों की बीमारियां होती है उसका डायग्नोसिस अर्ली स्टेज पे होता है, जिससे कि उसका इलाज पूरी तरह से संभव है या फिर कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना कम हो जाती है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप कार्यक्रम में आए। हमारे दर्शकों से विदा लेने का वक्त हो गया है। आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। तो दर्शकों, फिलहाल वक्त कम है इसलिए आपसे विदा लेते हैं, लेकिन जाते जाते इतना ज़रूर कहेंगे कि हम बार बार कह रहे हैं कि हमारी आँखें बहुत ज़्यादा अनमोल हैं और आपको बहुत ध्यान रखना है इन आँखों का। कोई भी समस्या अगर आपको आँख में पेश आती है तो तुरंत डॉक्टर से मिलना है और अपने आप से कोई छेड़छाड़ आँख के साथ नहीं करनी है, यानी कि कोई भी दवा आँख में डालने से पहले डॉक्टर से परमिशन ज़रूर लें, डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। और हाँ, खान पान पर गौर करें, क्योंकि बहुत सारी आँखों की बीमारियां हमारे ख़राब खान पान के चलते भी होती है। बदलते मौसम के साथ अपनी आदतों को भी सुधारें और अच्छी आदतों को डालें, और क्या कुछ आदतें होनी चाहिए कार्यक्रम में हमने आपको बहुत विस्तार से बताया है। तो चलिए फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। दूरदर्शन बिहार के साथ अपना प्यार बनाए रखिए। नमस्कार।